कुछ नहीं। देहरादून स्थित भद्रकाली मंदिर गुच्चूपानी में सीएम धामी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित झाला गांव में चलाए जा रहे धन्यवाद प्रकृति अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी जिले के झाला गांव पर्यावरण प्रहरी बनकर सतत विकास के लिए काम कर रहा है। ये गांव चीन सीमा के पास बसा है और वाइब्रेंट विलेज में शामिल है। इस अभियान के तहत गांव के सभी घरों और बाजार से कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसे संग्रहण केंद्र पहुंचाया जाता है। झाला गांव पॉलीथीन मुक्त गांव बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेज को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहाँ सिर्फ 2 प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार प्रयास के बारे में पता चला। यहाँ 74 ईयर के सुब्रमण्यम जी 23,000 से अधिक कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं। उनके इन अनूठे प्रयासों को कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफ्तरों में देखा जा सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। मन की बात एपिसोड के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर से हमारे नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इन 10 सालों में मन की बात के कार्यक्रमों में एक साधक की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की उन प्रमुख विभूतियों को, जिनको अपनी साधना में जो लगे हुए थे, लेकिन उनको
देश के अंदर एक पहचान उस तरह से नहीं थी जितना वो काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उनको मन के एपिसोड में शामिल किया, पूरे देश के अंदर उनको पहचान मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली, साथ ही उन सब का प्रोत्साहन हुआ और अनेक अनेक जो लोग छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे वो पूरी देश दुनिया की नज़र में आए और लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो लगभग उनका मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, हर एक कार्यक्रम में उत्तराखंड का वो अवश्य स्मरण करते हैं। आज भी उत्तरकाशी के हमारे एक गांव का उन्होंने जिक्र किया जहां स्वच्छता का अभियान उस ग्राम के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि एक नई प्रेरणा पूरे देश दुनिया को मिली है इससे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर पूरे देश में चल रहा है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों और नेताओं को अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। वहीं दायित्वधारी मंत्रियों को हर बूथ पर 100 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इसे लेकर संस्कृति, साहित्य और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि आज बूथ संख्या 84 में सदस्यता अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है, जिसके तहत नए सदस्य और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि युवा बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके तहत हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी में आम जनता इसमें जुड़ती है और वो यहाँ पर सदस्य बनती है। इसी के तहत ये अभियान चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जहाँ भी कैंप लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आम जन जो है इससे भाजपा से जुड़ना चाहती है। अभी लगातार निरंतर ये जो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे दायित्वधारी हैं, प्रत्येक बूथ में जाकर प्रत्येक बूथ से 100 सदस्य जो है वो बना रहे हैं। और साथ में क्योंकि मैं आज मन की बात के कार्यक्रम में मैं स्वयं गई थी और स्वयं एक बूथ 84 नंबर बूथ पे मैं स्वयं थी और वहाँ पर जब मैंने देखा कि कई युवा जो हैं वो बड़ी संख्या में कह रहे थे हमें भी सदस्य बनाया जाए, तो इसमें सभी लोग जुड़ने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र यानी यूसर्क ने सकारात्मक पहल की है। इसी कड़ी में राज्य के 9 शिक्षकों को उनके कौशल और उद्यमिता के लिए उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर यूसर्क की निदेशक प्रोफेसर अनीता रावत ने बताया कि राज्य के स्टूडेंट्स और टीचरों के लिए कोर्स की आधारित विज्ञान शिक्षा को फोकस करते हुए ग्रास रूट लेवल में कई एजुकेशन और रिसर्च संस्थानों के साथ मिलकर साइंटिफिक एक्टिविटी चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यूजर बनाने के लिए राज्य के अलग अलग स्कूलों में 200 विज्ञान चिंता केंद्र और 82 स्लैम लैब की स्थापना की भी गई है। यूसर का ये चतुर्थ विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान है, जिसमें हमारा ये विचार है और हमारी ये सोच रही है कि किस प्रकार से शिक्षक विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हुए भी छात्रों तक जमीनी स्तर पर विज्ञान को पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो विज्ञान का अंकुरण है, बीज है, वो बाल्यकाल में ही अंकुरित होता है और प्रस्फुटित होता है। यूसर्क उसमें एक सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है और उस विचार को शिक्षक ऐसी सीमित संसाधनों में भी किस प्रकार से बच्चों को साइंस के प्रति उनमें इंटरेस्ट को जगा रहे हैं, उनमें उत्सुकता पैदा कर रहे हैं और उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति को कैसे विकसित करें, तो ऐसे शिक्षकों को आज हमने सम्मानित किया है। एनएचएम मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने एक कार्यक्रम के दौरान पीपीएच की रोकथाम को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को प्रसव के दौरान व्यापक क्रॉस सेक्टरल समर्थन प्रदान करने के लिए रणनीतियों को लागू करना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हर एक परिवार में महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के अस्वस्थ होने की स्थिति में बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों पर पूरा प्रभाव पड़ता है।
जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उत्तराखंड का, वो अभी थोड़ा सा चिंताजनक है, जबकि हमारा आईएमआर और नियोनेटल मोर्टेलिटी ये हम काफी बेहतर कर रहे हैं इसमें। तो उसी के लिए ये एक बहुत ही पॉइंटेड प्रयास है कि जिससे हमारा पीपीएच जो है पोस्टमार्टम हैमरेज, वो मेजर रीजन होता है। तो हमारे जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे डेवलपमेंटल पार्टनर्स है, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, सभी को आज यहाँ पे इनवाइट किया गया है और कि वहाँ पे हमारे क्या कारण होते हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं और हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्रॉस लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म रहेगा और आगे भी हम इसको फॉलो करते रहेंगे कि इसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो जाए और इससे हमारी महिलाओं को, हमारे पूरे सोसाइटी को इनफैक्ट इससे काफी लाभ होगा और ये उसी डायरेक्शन में एक प्रयास है और इसी प्रकार के प्रयास आगे भी किए जाते रहेंगे जब तक हमारा एमएमआर बिल्कुल हमारी जो लिमिट है, जो हमारा टारगेट है, वहां तक ना पहुंचे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। टिहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने नरेंद्रनगर तहसील सभागार में कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का पालन सुनिश्चित करवाना रहा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानूनों का कड़ाई के साथ पालन किया जाना है। इस मौके पर एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज की ये जो कार्यशाला थी माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित की गई है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, उसके प्रतिषेध के संबंध में 2013 का जो हमारा अधिनियम है, उसके संबंध में एक जागरूकता कार्यशाला यहाँ तहसील सभागार में की गई है, जिसमें तहसील स्तर के सभी प्रमुख विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। विभागों की जितनी हमारी महिला कर्मचारी थी और साथ में कुछ पुरुष कर्मचारी भी इस कार्यशाला में उपस्थित है, जिनको इस जो हमारा 2013 का अधिनियम था उसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उनको इंटरनल कमेटी के बारे में, लोकल कमेटी के बारे में और इस कमेटी के द्वारा कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में किस प्रकार से जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में बताया गया। और ये अपेक्षा की गई कि हमारे तहसील स्तर पर जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जो हमारी इंटरनल कमेटी है उसका नियमानुसार गठन किया जाए तथा सेक्सुअल हैरेसमेंट के किसी भी प्रकरण में इमीडिएट और उचित कार्रवाई की जाए। आज जिला विधिक प्राधिकरण विभाग द्वारा जो एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें माननीय त्रिपाठी जी ने, जो सीनियर जज हैं, उन्होंने आज हमें जानकारी दी पॉश एक्ट के बारे में, जो 2013 में बनाया गया था और जिसमें हर डिपार्टमेंट में एक इंटरनल कमेटी का गठन होना है। उसके बारे में आज सर ने विस्तृत जानकारी दी। उसके सारे सेक्शंस के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से हमने उन सेक्शंस को लागू करना है, किस तरह से अपने विभाग में हमें कमेटी बनानी है, जो कि अति आवश्यक है। और अगर ये कमेटी विद इन टाइम नहीं बनी तो ये पनिशेबल एक्ट होगा। और इस तरह की कमेटी अगर हर विभाग में बना दी जाएगी तो ये बिल्कुल आने वाले समय में महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। विदेशी पक्षियों को बेहतर देखरेख और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चक्राता वन प्रभाग अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते चक्राता के रामपुर मंडी विकास नगर में आसन वेस्टलैंड कंजर्वेशन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वन संरक्षक नरेश कुमार ने वन विभाग से जुड़े कई अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस विषय पर चर्चा की। दरअसल आसन बैराज झील और उसके आसपास का इलाका विदेशी पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। हर साल हजारों की संख्या में विदेशी और दुर्लभ पक्षी प्रवास करते हैं यहाँ पर, जिसकी देखरेख को लेकर वन विभाग के कई अधिकारियों की इस पर विशेष नजर रहती है। डिस्कशन ये हुआ कि आसपास के जितने गांव हैं, एक तो उसमें कुछ ड्राइव चलाएं, कुछ ये करने का कि वेस्ट को कैसे डिस्पोजल किया जाए, तो उनको सेंसिटाइज करें किसी एनजीओ की मदद लेकर। दूसरा, कुछ ऐसे पॉइंट्स हों कि हमारी जो आसन नदी में अगर कोई पोल्यूशन फैला रहा है तो उनको भी चिन्हित करें। फिर जैसे केमिकल एनालिसिस इस वाटर की रेगुलरली होनी चाहिए। कुछ जैसे WII के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेगुलर लॉन्ग टर्म स्टडी भी चलती रहना चाहिए। बहुत अच्छे सजेशंस इन्होंने दिए। इको टूरिज्म के लिए भी, क्योंकि DFO साहब का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इको टूरिज्म में, क्योंकि ये मेरे अंडर में रुद्रप्रयाग में भी देख रहा था।
तो इको टूरिज्म को हम एक तो साइनेज वगैरह हमारे प्रॉपर नहीं है अभी, तो साइनेज प्रॉपरली जैसे देहरादून से यहाँ आते टाइम कोई साइनेज हमने देखा नहीं। इधर हिमाचल के वहाँ भी साइनेज लग गए हमारे कुछ कुछ, और एक वेबसाइट ये लोग डेवलप करें, अभी कर भी रहे, काम चल रहा है, ताकि विजिटर्स को यहाँ का पता चले कि भी ये भी कोई साइट है। देहरादून कोई आए तो उसको देहरादून एंड अराउंड पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में 22वीं प्रादेशिक जनपदीय वाहिनी पुलिस और हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिदेशक जन्मजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने किया। इस मौके पर उप महानिदेशक ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जिलों और 5 वाहिनियों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी, जिसमें उत्तराखंड पुलिस की टीम का चयन किया जाएगा। देखिए, जैसा आपको विदित है कि इस बार उत्तराखंड नेशनल गेम्स का आयोजन करवा रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि खेल की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार डेवलप किया जा रहा है। जो आज हम एस्ट्रोटर्फ पे खड़े हैं हॉकी के मैदान पर, वो भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ एक हॉकी इवेंट्स यहाँ पर करवाई जाएंगी। जहाँ तक हमारे अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता का सवाल है, तो ये आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि हमारे संपूर्ण सारे जनपद 13 जनपद और 5 वाहिनियों की टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जो कि 4 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। उसमें जो भी विनर होगा उससे फिर हम उत्तराखंड पुलिस टीम का सिलेक्शन करेंगे, और उत्तराखंड पुलिस टीम से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ एक खिलाड़ी नेशनल गेम्स में भी खेलें। अफजाल अंसारी के कुंभ मेले और साधु संतों पर दिए गए बयान से संतों में नाराजगी है। इसी क्रम में हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने सपा सांसद के बयान को निंदनीय बताते हुए उन्हें साधु संतों से माफी मांगने की नसीहत दी है। महेंद्र रविंद्र पुरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सनातन और साधु संतों को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। एक सांसद को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। इस तरह के बयानों से कुंभ और साधु संतों की छवि खराब होती है। रविंद्र पुरी ने सीएम योगी से भी सांसद के बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का अभियान एक चल रहा है। पहले भोजन में मिलावट, हर प्रकार के ऐसे पदार्थों को सरेआम मिलाया जा रहा है, और एक नया प्रयास जो है, एक संसद सदस्य जो हैं, जो बहुत पुराने हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था कि गांजे की रेल भर के, बसें भर के कुंभ मेले में भेजी जाए। ये नारकोटिक्स विभाग का जो भारत सरकार का कानून है, उसका भी उल्लंघन है। एक सांसद के मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते। मुझे आशा है वो इस पर अवश्य खेद व्यक्त करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। और मैं ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे संत हैं, उनसे मांग करता हूं कि उनके इस बयान के ऊपर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अपने आप में एक ऐसा पर्व है जहां दुनिया भर के देशों से लोग आते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, उसके अलावा दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। विश्व की एक सांस्कृतिक धरोहर है, और उसमें इस प्रकार साधुओं के ऊपर आक्षेप लगाना कि सभी साधु गांजा पीते हैं, ये बिल्कुल निरर्थक है, निराधार है। इस प्रकार के आरोपों से उनको बचना चाहिए और जल्दी ही उनको साधु। हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में जिले के रोशनाबाद, रुड़की और बहादुराबाद समेत कई जगहों पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लोगों की जान तक चली गई। ऐसे में जनता में आक्रोश फैल गया है और कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। इस संबंध में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि मीडिया के जरिए उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, जिसके आधार पर अब अवैध अस्पतालों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई अस्पतालों पर सील लगाई जा रही है और अन्य पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों को चिन्हित करने का अभियान शुरू कर दिया है। देखिए, जैसा मेरे संज्ञान में लाया गया था और मीडिया के द्वारा ही आया था, इसमें रोशनाबाद हेल्थ केयर एक क्लिनिक है, यहाँ पर महिला की तबीयत खराब हो गई है और उसके लिए इलाज के लिए सक्षम नहीं था। अगले दिन तत्काल मेरे द्वारा एक जो नोडल अधिकारी हमारे हैं, टीम के साथ वहाँ पर गए थे
वहाँ उन्होंने लगभग 5 क्लिनिक चेक करी थी। जो हेल्थ केयर हो तो तालाबंद पड़ा हुआ था। उसके अलावा एक जीएमएस गंगा मेडिकल सेंटर करके था, एक संजीवनी हॉस्पिटल था, एक अस्मा हॉस्पिटल था, एक डेंटल हॉस्पिटल था, एक बंगाली था। इन चारों लोगों को सीज कर दिया, बंद कर दिया गया था और इनको नोटिस भी जारी कर दी गई। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।